दिनांक आज 7/8/2020। विषय सामाजिक विज्ञान। कक्षा 8 व्याख्यान प्रथम। हाँ तो बच्चों, आज हम आपको भारतीय संविधान के बारे में बताने जा रहे हैं कि भारत का संविधान कैसे बना और किस प्रकार से उसकी हमें आवश्यकता हुई। तो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। जिस प्रकार से हमारे परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। जैसे परिवार में लोग रहते हैं, नियम और कानूनों को मानते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारी सरकार को भी नियम और कानून जरूरी होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि संविधान क्या है। संविधान का अर्थ है राज्य के शासन व व्यक्तियों के संगठन के लिए बनाए गए कानूनों का संग्रह है। ये क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। पहला संविधान कहलाता है लिखित संविधान। हाँ देखो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि संविधान का अर्थ क्या है, यानी राज्य के शासन व व्यक्तियों के संगठन के लिए बनाए गए कानूनों का संग्रह। क्या कहलाया? संविधान कहलाया। संविधान भी दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अलिखित संविधान। ठीक है। लिखित संविधान के अंतर्गत वे प्रावधान आते हैं जो कि लिखित रूप में होते हैं। वे प्रावधान जो लिखित होते हैं, जबकि अलिखित संविधान में वे प्रावधान आते हैं जो लिखे हुए नहीं होते हैं। लिखे हुए नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिखित संविधान कौन से देश में है और अलिखित संविधान कौन से देश में। देखो बच्चों, लिखित संविधान वे होते हैं जिनमें प्रावधान लिखे हुए होते हैं। ये ऐसे देश दो हैं, एक तो भारत और
जैसे कि ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो संविधान चलता है वो परंपरा के आधार पर चलता है। जिस प्रकार की वहाँ की परंपरा है उसी आधार पर वहाँ पर संविधान चलता है। तो हमने आज एक तो ये पढ़ा, पहला संविधान क्या है, दूसरा ये पढ़ा कि संविधान के प्रकार कितने होते हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई जरूरत है पूछने की तो पूछ सकता है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे अब संविधान में ही इतना हमने पढ़ लिया। भारत का संविधान, भारत का संविधान। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया, जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तभी से ही प्रारंभ हो गई थी। भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तभी से ही प्रारंभ हो गई थी। महात्मा गांधी जी ने सन 1922 में ब्रिटिश सरकार से कहा कि भारत का राजनीतिक भविष्य वे भारतीय स्वयं तय करेंगे। भारत का राजनीतिक भविष्य स्वयं भारतीय तय करेंगे, स्वयं भारतीय तय करेंगे, क्योंकि अब उन्हें ऐसा राजनीतिक भविष्य चाहिए था जो भारतीयों के लिए हो। इस पर आपको पता है जो भारतीय राजनीतिक भविष्य है वो महात्मा गांधी जी ने 1922 में तय करने के लिए कह दिया था। उनके आधार पर यह कहा गया था कि भारत को एक अलग संविधान की आवश्यकता है। इसलिए ब्रिटिश राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए ब्रिटिश भारतीय शासन में 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत आया और उन्होंने एक रिपोर्ट में भारतीय संविधान बनाने की मंजूरी दे दी। भारतीय संविधान बनाने की मंजूरी दे दी। देखिए 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें हमारा राजनीतिक भविष्य स्वयं तय करेंगे। 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत आया और भारत आने पर उन्होंने रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं। किसके आधार पर? वैध मत अधिकार के आधार पर। वैध मत अधिकार के आधार पर हमारा भारत का संविधान बनने के लिए तैयार हो गया था। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें सदस्य किस प्रकार से आए। देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस संविधान सभा में 296 प्रतिनिधि 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 296 प्रतिनिधि
चुनकर आए, चुनकर आए। 93 प्रतिनिधि, 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से आए, देशी रियासतों से आए और 14 प्रतिनिधि राजस्थान से आए। देखिए मैं दोबारा बता रही हूँ, 296 प्रतिनिधि चुनकर के ब्रिटिश संविधान में आए, उसके बाद में 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से आए और 14 जो प्रतिनिधि थे वो राजस्थान से आए। समझ में आ गया आपको इतना कि अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में संविधान की पहली सभा हुई। भारत में संविधान की पहली सभा कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई भाई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्यों बनाया गया इन्हीं को? देखो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये उस समय वरिष्ठ व्यक्ति थे। कौन थे? वरिष्ठ व्यक्ति। वरिष्ठता के आधार पर इनको वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन बने हमारे संविधान के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। हाँ भाई ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बाद में पूर्ण रूप से स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? अब इसकी जो दूसरी बैठक है वो हुई थी हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 में हुई थी। दूसरी जो बैठक हुई थी संविधान की कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई। देखिए अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्यों को रखा। क्यों रखा? क्योंकि जब तक किसी चीज के उद्देश्य निर्धारित नहीं होते तब तक हम उसके लिए आगे नहीं
बढ़ सकते। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। समझ में आया आपको? 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान की दूसरी बैठक हुई तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में अपने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। उद्देश्य प्रस्ताव को सभी व्यक्तियों के सामने रखा गया। जब उन व्यक्तियों ने उन्हें अनुमति दे दी, उसके बाद से 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। पारित कर दिया गया। देखिए, दोबारा से रिपीट कर रही हूं। 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान की दूसरी बैठक हुई, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्यों को रखा, उद्देश्य प्रस्तावों को रखा। इन उद्देश्य प्रस्तावों को सभी सदस्यों ने देखा। देखने के बाद में उसको पारित करने की अनुमति दे दी। तब जाकर के 22 जनवरी सन 1947 को इसे पारित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? अब हम किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका प्रारूप तैयार करते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका प्रारूप तैयार करते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? कोई बताएगा? किसको पता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को क्या बनाया गया? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारे संविधान को बनने में लगने वाला समय। भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 18 दिन का समय लगा। देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितने दिन की बैठक हुई थी? 114 दिन की बैठक। 114 दिन की बैठक हुई थी। 114 दिन की बैठक हुई और 2 वर्ष 11 माह का समय लगा। किसको बनने में? भारतीय संविधान को बनने में। अब आपसे मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आप जवाब देंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और कितने दिन की बैठक हुई थी? 114 दिन की बैठक हुई थी। तब जाकर के हमारा भारत का क्या बना था? संविधान बना था। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैं जानती हूँ। देखिए, उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को
भारतीय संविधान को पारित किया, ठीक है, और पारित किया 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। इसलिए 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अब मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पारित किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में लागू किया गया और 26 नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता। भाई हमें ये तो होगा ना कि भारत के संविधान में क्या क्या विशेषता है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। विशेषता के आधार पर ही तो हमें पता चलेगा कि संविधान हमारे लिए क्यों जरूरी है, देशवासियों के लिए। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला जो हमारे संविधान की विशेषता है भारतीय संविधान की विशेषता। पहली विशेषता है इसकी लिखित व बड़ा संविधान। लिखित व बड़ा संविधान। देखो बच्चों, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है अभी कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। लिखित भी है और बड़ा भी है। लिखित तो यानी लिखा गया है, बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। 448 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, और 25 भाग है। कितने भाग है भाई संविधान के? 25 भाग है। दोबारा रिपीट करके देखो बेटा, लिखित व बड़ा संविधान है, इसकी विशेषता पहली है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग संविधान में दिए गए हैं। यह आपकी हो गई भारतीय संविधान की पहली विशेषता। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। इसमें लिख लीजिए लिखित व बड़ा संविधान, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। अब हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं, प्रस्तावना। संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रस्तावना को भी महत्व दिया गया है, यानी प्रस्तावना को भी डाला गया है। जब हमारा संविधान प्रारंभ होता है तो उससे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना दी गई है, जिसमें भारतीय संविधान का सार वर्णित है, यानी भारतीय संविधान का सार लिखा हुआ है। भारतीय संविधान का क्या लिखा हुआ है? सार लिखा हुआ है। छोटे रूप में संविधान का सार
लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। समझ में आई? दूसरी क्या है आपकी विशेषता? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान का सार लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी विशेषता। तीसरी विशेषता है अन्य स्रोतों से। अन्य स्रोतों से। अब ऐसा तो नहीं कि भाई भारतीय संविधान सिर्फ भारत से ही निर्मित हो गया, भारत में जो चीजें थी उससे निर्मित हो गया, ऐसा नहीं है। अन्य स्रोतों से यानी अन्य देशों से भी इसमें कुछ बातें ली गई है, जैसे कि मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है इसको? संयुक्त राज्य अमेरिका से। फिर इसमें नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। और उसके बाद में हमारे भारत में जो संसद है ना, वो पता है कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने संसद को लिया है। इस तरह से हमने और अन्य देशों से भी संविधान में कई चीजें ली गई है। देखिए तीसरी जो विशेषता इसकी है अन्य स्रोतों से, यानी भारत का जो संविधान है अन्य देशों से मिलकर के भी बना गया है। उनमें जो अच्छी बातें हैं वो भारत के संविधान ने अपनाई है। जैसे कि देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं और साथ ही साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका को भी लिया है। उसके बाद में हमने आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया है और संसद हमारी ब्रिटेन से आई है। मतलब ब्रिटेन में जिस प्रकार की संसद है उस प्रकार की संसद भारत में भी बताई गई है। अब हम इसकी चौथी विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता। ये भारत की सबसे अच्छी विशेषता। भारत कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता। इसकी चौथी विशेषता क्या है भाई? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। आप लोगों को पता होगा भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अपने पंथ और धर्म के अनुसार अपने त्योहारों को मना सकता है, अपने रीति रिवाजों को मान सकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता में आएगा कि भारत में सभी धर्मों को माना जाता है और सभी व्यक्ति अपनी धर्म व जाति के हिसाब से अपने अपने त्योहारों व रीति रिवाजों को मान सकते हैं। समझ में आ गया धर्मनिरपेक्षता क्या है? जैसे कि इससे ही हो रहा है। इसको पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं हम। धर्मनिरपेक्षता को पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं। धर्म या पंथ बात एक ही है। धर्मनिरपेक्षता इसकी चौथी विशेषता है, जिसमें कि बताया गया है कि क्या कर सकते हैं हम भारत में सभी धर्मों को मान सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने धर्म व जाति के हिसाब से
इसकी आगे विशेषता पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे इसकी 5वीं विशेषता। देखिए 5वीं विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति चुन के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो जहाँ जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, वे लोकतंत्र कहलाता है। इसमें वैध मताधिकार के द्वारा चुनाव होता है। वैध मताधिकार यानी कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो हमारे देश में वोट देने का अधिकारी होता है। इसलिए हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसमें राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है मतलब वंश के आधार पर नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है भारत में वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। लोकतांत्रिक गणराज्य क्योंकि इसमें जनता का शासन है। अब जो हमारी दूसरी अगली विशेषता आती है, हाँ देखिए, अब हमने जो पढ़ा आपको मुझे बताएंगे कि हमारे संविधान की जो पहली बैठक है वो कब हुई थी? बताइए, पहली बैठक कब हुई थी हमारे संविधान की? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया, 9 दिसंबर 1946 को। वेरी गुड। आप बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्यों को पारित कब करवाया था? उनके उद्देश्यों को जो पारित हुए थे वो हुए थे 22 जनवरी 1947 को। और संविधान की जो दूसरी बैठक हुई थी कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। वेरी गुड, बिल्कुल सही। हाँ एक बच्चा ही बताएगा भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? हाँ बिल्कुल सही, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब आगे की विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? आगे जारी रखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा इतना बच्चों? जिसको समझ में नहीं आया मेरे को अगली क्लास में